नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कह सकते हैं यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन अब आ चुका है। 25 जून 2026 को नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 27 जुलाई। एंड आयोग आपको मॉडिफिकेशन के लिए जो टाइम दे रहा है, करेक्शन का टाइम दे रहा है, वो है 3 अगस्त 2026। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको नोटिफिकेशन आते ही तुरंत फॉर्म फिल करने नहीं भाग जाना है। अब ये नोटिफिकेशन आ तो गया, कैसे फिल करोगे फॉर्म? तो उसको फॉर्म फिल करने के लिए होता है एक प्रोसेस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसे आमतौर पे ओटीआर भी कहा जाता है। आयोग आपको पर्सनली नहीं जानता, आपको ओटीआर नंबर के थ्रू क्या करता है, जानता है। ओटीआर आपका नंबर एक बार जनरेट हो गया तो उस ओटीआर नंबर के थ्रू ही आपका जो है पूरा का पूरा यूपी पीसीएस के वेबसाइट पे आपका जो ये आयोग की ये भर्ती आई है उसमें आपका सारा का सारा कह सकते हैं फॉर्म फिल किया जाएगा। ओटीआर कहाँ से लेना है? तो ओटीआर जो है यहाँ से लेना है otr.pariksha.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें, ओटीआर नंबर लें। और याद रखना ये जो डेट है 27 जुलाई 2026, इसके 72 घंटे पहले आपके पास ओटीआर आ जाना चाहिए, वरना आप इस प्रॉपर एग्ज़ाम का क्या कर सकते हो, फॉर्म भर नहीं सकते। याद रखना। तो एक बार ओटीआर नंबर आ जाए उसके बाद जो कमीशन की वेबसाइट है वो है upsc.up.nic.in। इस पे जाके अपना पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। ये था एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। अब बात करते हैं ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी एलिजिबिलिटी होने वाली है, किसको अलाउड किया है एग्ज़ाम के लिए, किसको अलाउड नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे और इन द सिंपल फॉर्म, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेट्स सी। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो आपका वैकेंसी रहने वाला है वो वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी आपकी रहने वाली है तकरीबन 500 वैकेंसी से। और आयोग ने साफ साफ कहा है कि ये ज़्यादातर कह सकते हैं इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। मेजॉरिटी तो क्या होता है, इंक्रीज़ ही होता है और डिक्रीज़ होते हुए बहुत ही कम देखा गया है। तो आप समझ लीजिए कि 500 से तो ज़्यादा ही बढ़ती होने वाली है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर आप पास होते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू निकालते हैं, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है, ठीक है, ताकि आप जो है अपना रिजल्ट वगैरह जो है अच्छे से क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकली कितनी कितनी पोस्ट होने वाली है। तो मेजॉरिटी तो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि इतनी सारी पोस्ट रहेंगी, लेकिन जो मेजर पोस्ट जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, कौन सी पोस्ट होती है भाई? इन 500 वैकेंसीज में सबसे बढ़िया पोस्ट निकलती है वो है डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरटीओ, ठीक है, आपका स्पेसिफिकली सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। आप यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी पोस्ट पे जो है अपने आप को देखना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इतनी सारी पोस्ट तो है, लेकिन क्या फ़ीस पैटर्न रखा है, कितनी फ़ीस हमें देनी पड़ेगी, कितनी फ़ीस दोगे? तो लेट्स सी। यहाँ पे फ़ीस देने की बात अगर आती है तो यहाँ पे फ़ीस है प्रीलिम्स की, वो है आपकी कैटेगरी वाइज। सबसे पहले प्रीलिम्स की फ़ीस देख लेते हैं। प्रीलिम्स की फ़ीस रहेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ीस है 125। ये 25 रुपये ऐड हो जाता है, किस लिए? ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए। बाकी सब जगह अगर आप देखोगे 65 है, तो 65 में से -25 कर लो, तो यानी कि बाकी जो अमाउंट है वो आयोग के पास है। बाकी 25 रुपये जो है ना एक्स्ट्रा, वो किस लिए लिया जा रहा है? वो आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस का चार्ज है, ठीक है। तो आपको तो सिंपल यही रकम याद रखनी है। अगर प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पहले जब फॉर्म भरना है तो 125 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी जो उत्तर प्रदेश के, उनको 65 रुपये। पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो हैं उनको जो है 25 रुपये लगेगा। एक्स सर्विसमैन जो यूपी का है उसका 65 रुपये। और वुमेन या स्किल प्लेयर जो अगर हैं तो ओरिजिनल कैटेगरी का उनको जो है सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको जो है देखना है पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से, देन जो है उनको प्रॉपर ये फिल करना है। मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपकी फ़ीस कितने रहने वाली है? तो मेंस जब प्रीलिम्स पास करोगे तो फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी फ़ीस क्या है? तो भाई जनरल कैटेगरी की 225 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी की कितनी है? 105 रुपये। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो भाई बच्चे का आएगा 25 रुपये। एक्स आर्मी मैन पर्सनल है तो 105। और अगर वुमेन है, डीएफएफ और स्किल प्लेयर अगर है तो ओरिजिनल कैटेगरी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वही आपको जो है क्या करना है, पेमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड क्या कहती है? तो अगली स्लाइड बात कर रही है आपकी ये जो प्रमुख एकेडमी का बीएपीएस
प्रमुख एकेडमी का प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम है, उसको जो है आपको क्या करना है, एनरोल करना है जल्द से जल्द। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में आपको जो है इसेंशियल फाउंडेशन कोर्स यानी कि एनसीईआरटी 30 से ज़्यादा एनसीईआरटी जिसमें 450 से ज़्यादा हमने लेक्चर्स दिए हैं और वो सभी लेक्चर्स 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास हैं और माइक्रो टॉपिक हैं। 200 चैप्टर्स जो है आपकी एनसीईआरटी जो है बेसिक होती है कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम के लिए, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है विथ 2500 यानी 2500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। और दूसरा है एडवांस जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन। ये एडवांस जनरल स्टडीज़ का जो प्रॉपर कोर्स है ये आपका 18 जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से होता है यूपीएससी और बाकी सब स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के, इसमें वो कवर करते हैं। इसमें तकरीबन आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास वीडियोस मिलेंगे जो कि माइक्रो टॉपिक बेस्ड है, माइलस्टोन बेस्ड है। उन सभी को जो है क्या किया जा रहा है आपके लिए यहाँ पे पेश किया जा रहा है। आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, इसको ग्रैब करना है, इस पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीना रह गया है, तो इस कोर्स को जल्द से जल्द क्या करो, परचेज़ करो। अगर एनसीईआरटी करना है तो आप इस कोर्स को परचेज़ करोगे, संपूर्ण का इसेंशियल फाउंडेशन कोर्स। अगर आप का एनसीईआरटी हो चुका है तो आप इस प्रॉपर कोर्स को यानी कि एडवांस जनरल स्टडीज़ के कोर्स को परचेस करिए। एंड इस दोनों कोर्स को अगर एक साथ परचेस करना है तो कंबाइंड कोर्स भी जो है हमने दिया हुआ है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। संपूर्ण प्रोग्राम के कोर्स को जो है आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब आगे क्या करना है। तो भाई क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, देन ही आपका क्या होगा, ये पूरी एग्ज़ाम जो है आप दे पाओगे। देन कुछ पोस्ट रिक्वायरमेंट करती हैं अलग प्रकार की डिग्री की, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिमांड करती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन अगर बात करें तो यूपी में जितने भी रिजर्वेशन लागू होंगे यूपी के लोगों को वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है जो यूपी से बाहर रहते हैं, कहाँ से, यूपी के बाहर के अगर हैं, उनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, यूपी के बाहर के हैं, तो उनको जो है स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन स्टेट अपने लोगों को ही देती है, ठीक है। फॉर वुमेन कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द फादर साइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन कैंडिडेट है तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली में उसके फादर के साइड से लीगल होगा, हस्बैंड के साइड से लीगल होगा नहीं। अब मैरिटल स्टेटस की बात करते हो तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहता है कि भाई बाइगेमी रिलेटेड जो लोग हैं वो इनएलिजिबल हैं। मतलब कैसे लोग, कि भाई मेल कैंडिडेट अगर है और उसकी शादी हो चुकी है और वो दूसरे भी बीवी के साथ रह रहा है और वो दोनों बीवियाँ जिंदा है तो वो अलाउड नहीं है एग्ज़ाम के लिए। सेम अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो मैरिड है किसी पर्सन के साथ और वो भी किसी क्या फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ, तो ये भी जो है अलाउड नहीं है। यानी अगर एक फीमेल कैंडिडेट है और वो ऐसे हस्बैंड के साथ रह रही है जिसकी ऑलरेडी कोई वाइफ है, तो वो भी जो है अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड तब किया जाएगा जब ऑनरेबल जो गवर्नर है, यूपी के गवर्नर अगर उसको जो है एग्जेम्प्ट करते हैं कि भाई आपको एग्जाम किया जाता है, ठीक है भाई आप स्पेशल केस हो, तो जाके आपको जो है ये एग्ज़ाम देने मिलेगी। मतलब गवर्नर का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है अप्रूवल लाना पड़ेगा, तो जाके आयोग आपको एग्ज़ाम देने देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज का स्टेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे अब देखते हैं कि भाई कौन सी एलिजिबिलिटी है दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि पोस्ट के लिए। जैसे मैंने बात किया कि कुछ कुछ जगह पे आपको अलग अलग प्रकार की डिग्री होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप प्रिंसिपल जीआईसी हो रहे हैं, प्रिंसिपल के कैटेगरी पे आ रहे हैं, तो पीजी डिग्री और बीएड होना चाहिए और टीचिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। सीनियर लेक्चरर अगर हैं तो पीजी डिग्री होना चाहिए विथ बीएड, और अगर आपके पास पीएचडी एमफिल का है तो भी अच्छी बात है। फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर हो तो फूड, डेयरी, बायोटेक, इनमें से किसी भी एक जगह पे आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अगर हो बनना चाहते हो तो यहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ और हिंदी इन देवनागरी होना चाहिए। यानी कि ये प्रीफर्ड है, यानी कि ये स्पेसिफिकली क्या है, ये प्रीफर्ड होनी चाहिए, तो प्रेफरेंशियल आपको मिलेगा। और साथ साथ में आयोग चाहता भी है कि इन सब कैटेगरी में अगर हमको कोई कैंडिडेट मिल रहा है तो हम इसको वो पोस्ट भी दे पाए। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की बात करें तो उसके पास जो है साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क की जो है क्या होनी चाहिए, एक कह सकते हैं डिग्री होनी चाहिए। ये था कुछ ऐसे प्रॉपर पोस्ट जिसमें स्पेशल डिग्री होने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो भाई एज का कैलकुलेशन दिया गया है, कितनी एज अगर आपकी होगी तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारी एज सर ये है कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कि हमको रिलैक्सेशन कितना मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 जुलाई 2026 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एज को, तो ही आपको यहाँ पे नंबर अच्छे से पता चलेगा। तो अपनी बर्थ डेट जो है ध्यान से रखिएगा, 1 जुलाई से काउंट होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई के बाद। तो जनरल कैटेगरी अगर बच्चा है तो 1 जुलाई को अगर वो 21 का हो चुका है तो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। अगर 21 का नहीं हुआ है तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो भाई 21 से 40 साल की एज तक अगर जनरल कैटेगरी का इंसान है तो दे सकता है। SC ST OBC अगर यूपी का है तो उसे अपर एज, यानी कि आपका जो 40 साल तो तक दे ही सकता है, साथ साथ में 5 साल एक्स्ट्रा और मिलेंगे। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है यूपी का और कोई स्किल्ड प्लेयर है स्पोर्ट्स का, तो उसको भी जो है 40 साल प्लस 5 साल में 45 साल तक आप वो जो है एग्ज़ाम दे सकता है। उत्तर प्रदेश का अगर PWD है, मतलब एक तरीके से फिजिकल हैंडीकैप है, तो वो 15 साल और यानी कि 55 साल तक क्या कर सकता है भाई, एग्ज़ाम दे सकता है। एक्स सर्विसमैन यूपी का अगर है तो वो जो है 3 साल तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ही, प्लस अगर आर्मी की सर्विस है तो वो भी यहाँ पे आपको पीरियड दिया जाएगा। स्पेशल एग्जामेशन की बात करें यहाँ पे तो प्रिंसिपल और गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जो है GIC, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसको जो है 30 से 40 साल तक का क्या क्या है कि एज यहाँ पे जो है होना चाहिए। और रिसर्च स्कॉलर्स जो है CM फेलोशिप, उनको भी जो है स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन दिया गया है 3 ईयर्स का, एज पर द 2026 रूल्स। वो देखते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो रिलैक्सेशन है वो तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफाइड पोस्ट है जहाँ पे आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है फॉर्म भर के ऐसा सोचेंगे कि मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगी, पुलिस में भर्ती मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखो कौन सी पोस्ट के लिए आपको जो है स्पेसिफिकली क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा कि भाई आपकी हाइट बॉडी इतनी तो होनी ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो DSP है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डिप्टी जेलर, फिर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, एक्साइज इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर। तो इन कुछ पोस्ट में जो है आपकी कुछ हाइट बॉडी डिसाइड की गई है। जैसे DSP का एग्जांपल लेते हैं, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ST का बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का, तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट अगर थे तो 152 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। ST की अगर बच्ची है तो 147 के आसपास क्या होना चाहिए, उसका हाइट होना चाहिए। और अगर फीमेल का सबसे मिनिमम अगर स्पेसिफिकली वेट काउंट करे तो 40 kg है। और अगर बात करें यहाँ पे चेस्ट की, तो यहाँ पे जो है मेल की चेस्ट यहाँ पे अनएक्सपांडेड बिना फुलाए 84 और फुला के 89 होनी चाहिए। यहाँ पे ST कैटेगरी का अगर बच्चा है तो मेल का जो है 79 होना चाहिए, और एक्सपांडेड में जो है मेल का कितना होना चाहिए, 84। और ये चीज़ जो है फीमेल्स के लागू होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देख लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या कौन सी चीज़ होने वाली है। तो अब चीफ मिनिस्टर फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स, ये जो है 2026 में ये पूरी योजना लाई गई है। इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, फेलोशिप सर्टिफिकेट CM फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स को। ये जो है 3 साल तक है। तो ये 3 साल तक है तो क्या है, सबसे पहले ये देख लो। तो रिलैक्सेशंस मिलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल से ज़्यादा तक अगर है तो। अगर कोई मेंस की एग्ज़ाम 100 मार्क्स तक है तो उसको जो है अगर 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल आपने जो है प्रॉपरली क्या किया गया है, यहाँ पे आपने जो है रिसर्च किया गया है तो 2 मार्क्स मिलेगा। 3 साल के आसपास किया तो 3 मार्क्स। तो ऐसे अगर कोई एग्ज़ाम है जिसमें 1000 मार्क्स के आसपास जो है आपका क्या है मेंस में प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स है, तो 2.5 मार्क्स, 5 मार्क्स, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ईयर का सर्टिफिकेट है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है अभी रिसेंटली 2026 में ये नियम लाया गया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट एंड वेटेज फॉर रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ CM फेलोशिप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रूल 2026। तो यूपी में जो बच्चे फेलोशिप में चल रहे हैं CM फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स पे, उनको थोड़ा सा एडवांटेज इस साल मिला है, तो वो थोड़ा सा खुश हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी स्टेज की एग्ज़ाम होने वाली है, कितने स्टेज की। तो एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज की रहेगी। एक तो है प्रीलिम्स, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, OMR रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे। एक तो GS का पेपर रहेगा और एक रहेगा एक CSET का। जैसे UPSC में होता है वैसा ही यहाँ पैटर्न है। मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे उन लोग को जो है मेंस में बुलाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं।
फिर बात करते हैं उसके बाद इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कितने बच्चों को मेंस में बुलाएंगे, तो देखो ऑफिशियल रेशियो अगर देखें तो अगर 500 का है, 500 बच्चे अगर वैकेंसी है तो उसमें से 15x कैंडिडेट को मेंस में बुलाया जाएगा और 3x कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ यूपीपीसीएस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पैटर्न तो आपने समझ ली। अब बात करते हैं एक एक एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में एक GS1 का पेपर रहता है। GS1 के पेपर में आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा, याद रखना ये क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो GS1 में आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है कितने, टोटल क्वेश्चन पूछेंगे 150, लेकिन वही शाम दोपहर में जाओगे पेपर देना तो ये बदल जाएगा कितना, 100, पर मार्क्स दोनों के एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो GS1 का पेपर जो है 150 क्वेश्चंस पूछते हैं, पर मार्क्स रहता है 200। और यहाँ पे टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक। और ये मेरिट पेपर है, मतलब यहाँ पे आपका मेरिट होने वाला है, आपका सारे का सारा जो कट ऑफ निकलेगा उसी में से निकलेगा। CSET की बात करते हैं तो यहाँ पे 100% पूछे जाएंगे, मार्क्स रहेगा 200। और ये एग्ज़ाम कब होगी, उसी दिन होगी 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है, दोपहर में एग्ज़ाम होगी ये। और ये क्वालिफाइंग नेचर है, 33% जैसे UPSC में लाना पड़ता है CSET में, वैसा ही इसमें भी लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉन नेगोशिएबल रूल्स कौन से हैं। अगर आप दोनों पेपर में बैठोगे तो ही हम लोग जो है क्या मानेंगे, क्वालिफाई मानेंगे, अदरवाइज़ क्वालिफाई मांगेंगे नहीं। अगर रॉन्ग आंसर आप कर रहे हो तो उसकी पेनल्टी कितनी है, 1/3 है, ठीक है, आपका 1/3 मार्क्स जो है काटा जाएगा। और अगर मोर देन वन आंसर इस आपने एक OMR पे टिक कर दिया है, 2 गोले भर दिए, तो भाई वो जो है प्रॉपरली कह सकते हैं कि रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मोर देन वन आंसर इज ट्रीटेड एज रॉन्ग, ब्लैंक आंसर्स कैरी नो पेनल्टी। यानी कि अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2-2 जगह पे फिल कर दिया तो भाई आपका जो है वो रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखना, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम से पहले ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, मेंस की। मेंस की एग्ज़ाम जो है कैसे होने वाली है। तो भाई मेंस की एग्ज़ाम में 8 कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं, इसको याद रखना है, और एक इंटरव्यू होगा। तो भाई जनरल हिंदी का पेपर कंपलसरी है, ठीक है, ये आपका जनरल हिंदी का पेपर है 150 नंबर का, ठीक है। देन आपका ऐसे का पेपर होगा, वो भी 150 मार्क्स का है। फिर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर है, वो जो है 200 नंबर का है। जनरल स्टडी 2 कह सकते हैं, 200 मार्क्स का। जनरल स्टडी 3 200 नंबर का। जनरल स्टडी 4 आपका 200 नंबर का। जनरल स्टडी 5 और जनरल स्टडी 6 ये जो है स्पेसिफिकली ये पेपर जो है पहले ऑप्शनल का हुआ करता था 2023 तक, लेकिन 2023 के बाद जो है ये दोनों पेपर जो है यूपी स्पेशल पेपर है, यानी कि यूपी के स्पेशलिटी के रिगार्डिंग, यूपी का मेजॉरिटी यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के रिगार्डिंग, ठीक है। और हाँ, सभी पेपर में जो है 3 घंटा मिलेगा, 3-3 घंटे का पेपर रहने वाला है। और यूपी स्पेशल जो है 400 नंबर कैरी करता है, जो ये लास्ट के 2 पेपर हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली क्या पूछा जाता है। तो GS1 में आप देखोगे तो यहाँ पे करंट इवेंट्स आपको मेजॉरिटी पूछे जाएंगे। ये मेजॉरिटी आपकी नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, बट मैं फिर से बताता हूँ। करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा। इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडिया का नेशनल मूवमेंट मेजॉरिटी वो पूछा जाएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को यहाँ तक अभी देख रहे हैं वीडियो, उनको अगर स्पेसिफिकली पूरे के पूरे इस सिलेबस को एक्सटेंड करना है, अच्छे से समझना है, तो उसकी अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखो सिलेबस, देन हम लोग जो है क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस का अच्छा सा बढ़िया सा एक वीडियो बना देंगे। CSET में बात करते हैं। CSET में जो है कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी पूछा जाएगा, जो कि 10th लेवल तक का होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मेंस की बात करते हैं। तो GS1 में क्या रहेगा, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी रहेगा। GS2 में क्या रहेगा, तो पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाएंगे, जैसा UPSC में होता है। GS3 में क्या रहेगा, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट और डिजास्टर सिक्योरिटी रहेगा। GS4 में क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, जो UPSC में रहता है सेम। GS5 और GS6 में यूपी का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्कीम, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सब रहेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेगा, तो भाई प्रायोरिटी आपको जो है अभी से ही जो है सेपरेट उत्तर प्रदेश की नोटबुक बना लो, जिसमें GS5 और GS6 यानी कि यह जो 2 पेपर है 400 नंबर के, इसको जो है प्रॉपरली आपको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो भाई जो बच्चा एलिजिबिलिटी है वो कैसा है, मिनिमम एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए भाई, 35%, ठीक है। अगर आप 35% की बात करें कि भाई SC ST जो बिलो है 35% है, अदर कैटेगरी 40% प्रीलिम्स मेंस आर डिस्क्वालीफाइड। ये मेजॉरिटी क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक मार्क्स है, मिनिमम एफिशिएंसी।
अगर SC/ST कैटेगरी का बच्चा है 35% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेजॉरिटी, और 40% अगर प्रीलिम्स में मार्क्स आ रहे हैं किसका, जनरल कैटेगरी के बच्चे का, तो वो भी क्या है मेजॉरिटी डिस्क्वालीफाई। मतलब हमको इनडायरेक्टली 50% के आसपास तो मार्क्स लाने हैं। 200 में से हमको कम से कम कितने लाने हैं, 100 नंबर तो लाने हैं। अगर 100 नंबर नहीं आ रहे, मतलब आपके जो है 80 नंबर आ रहे हैं, तो 80 नंबर में तो आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर जनरल कैटेगरी के हो। OMR का जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है मेजॉरिटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट के प्रूफ यहाँ पे सब कुछ दिए गए हैं, ये सब कुछ जो है आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे क्या करें। अब आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो है इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आप OTR जाके भरो, OTR की डिटेल्स अच्छे से डालो और 27 जुलाई से पहले ये सब कुछ कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो GS1 के लिए, क्योंकि वो मेरिट बेस्ड है। और CSET को जो है आपको जहाँ तक हो सके ट्राई करना है कि मैं जल्दी से जल्दी CSET को जो है क्वालिफाई नेचर जो 33% है, यानी 68 मार्क्स के आसपास मेरा आना ही चाहिए, इतना ट्राई करो। मेंस में आप देखोगे तो हिंदी का पेपर है, तो हिंदी जो है स्पेसिफिकली अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ऐसे का पेपर भी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग जो है जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। लास्ट मंथ के लिए वेट मत करना। यूपी स्पेशल के लिए आपको सेपरेट GS की बुक्स बना लेनी चाहिए, किसके लिए, यूपी GS की, ठीक है, जिसमें आप जो है उसकी यूपी की हिस्ट्री, इकोनॉमी, स्कीम्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स को गौर करोगे। पोस्ट को प्रेफरेंस आप जो है अभी चाहो तो अभी दे दो, या तो फिर बाद में जब एग्ज़ाम आएगी तब तक, तो आप जब इंटरव्यू तक आओगे, DF फॉर्म जब भरोगे तब आपको जो है ये सब कुछ विचार करना है। तो ये था आपका यूपी PCS का नोटिफिकेशन, जो हमने अच्छे से डिटेल में जो है कवर किया। इसके अलावा तो और कुछ छूटता नहीं है। अगर कुछ छूटता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।